राशिद, मेरे ठीक पीछे आप 5 शब्द देख पा रहे होंगे। 5 शब्दों में जो पहली पंक्ति है वो ये कह रही है सियासत जिंदा है। हाँ, बिल्कुल सियासत जिंदा है। आपने समाजवादी पार्टी की देखी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अब आरपीआई भी सियासत कर रही है। कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कन्याकुमारी से चला आ रहा है, और हर किसी को उत्तर प्रदेश की राजधानी हाथरस से लेकर के बलरामपुर, आजमगढ़ से लेकर के बाकी हर जगह सियासत नजर आ रही है। लेकिन नीचे के जो 3 शब्द है ना, अपने आप में कई कहानी कहते हैं, और कहानी ही नहीं बल्कि हकीकत बयां कर रहे हैं। हकीकत ये, इंसाफ वाकई मर तो गया है। इंसाफ वहां पर मर जाता है जब आधी रात को अंत्येष्टि की जाती है। इंसाफ वहां पर मर जाता है जब सीएम बचाने की बात करें और डीएम धमकाने की बात करें। इंसाफ वहां पर मर जाता है जब डाइंग डिक्लेरेशन को माना नहीं जाता और यह कह दिया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम मानेंगे और इसी के जरिए हम ये साबित कर देंगे कि रेप हुआ ही नहीं। इंसाफ वहां पर मर जाता है जब ये कहते हैं कि तेरे राज में रेप और मेरे राज में रेप, और रेप का आंकड़ा ये तो रेप का आंकड़ा वो। लेकिन किसी की इज्जत उठ जाना या आबरू और अस्मत से खिलवाड़ हो जाना, इसे लेकर के संवेदनशील कब होंगे हमारे देश के नेता? और इसीलिए कुछ तस्वीरें जो सवाल खड़ा कर रही हैं, कुछ तस्वीरें जो हमारी और आपकी आत्मा और रूह को झिंझोड़ करके रख देंगी। नेतागिरी हो गई है, एक्शन कब होगा? इसका मतलब और माने समझते हैं ना आप? जहां पर नेतागिरी हुई है ग्रेटर नोएडा हाईवे पर, जहां नेतागिरी हुई है हाथरस के पास, जहां नेतागिरी हो रही है यूपी में, जहां नेतागिरी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये समझना होगा कभी एयर कंडीशन रूम में बैठ करके और कभी वीडियो अपॉर्चुनिटी तलाश करके, कभी फोटो अपॉर्चुनिटी की तलाश में। अंधेर गर्दी के पीछे वर्दी है क्या? वर्दी हम इसलिए कह रहे हैं, और वर्दी में हम सिर्फ खाकी की बात नहीं करेंगे, हम डीएम साहब की बात भी करेंगे जो धमका रहे हैं। कानून को कोरोना हो गया है क्या? कानून को कोरोना क्यों हो गया है हम कह रहे हैं, ये भी समझिए आप। क्योंकि इंसाफ आज आईसीयू की दहलीज पर है, क्योंकि रेप पर धक्का मार राजनीति हो रही है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहने को आ रहा कि नहीं हम तो ऐसा कानून लेकर के आएंगे कि इस तरह का अपराध हो ही ना। कोई भी ये नहीं कह रहा हम डेटा की बात नहीं करेंगे, हम कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम तेरा प्रदेश मेरा प्रदेश की बात नहीं करेंगे। और इसीलिए तस्वीर नंबर 2, चेंज इट। हाथरस पर चिल्लाएंगे लेकिन राजस्थान पर खामोश रह जाएंगे। हाथरस पर चिल्लाएंगे, बांसवाड़ा, सीकर, धौलपुर के बारे में क्या कहेंगे? हाथरस पर चिल्लाएंगे, जयपुर के बारे में क्या कहेंगे? हाथरस पर चिल्लाएंगे, 12 की बच्चियों के बारे में क्या कहेंगे? ट्वीट को लेकर के असंवेदनशीलता दिखाएंगे, लेकिन हाथरस वाले चुप रह जाएंगे। शुरुआती एक रिपोर्ट जो वाकई में कई सवाल खड़े करती है, देखिए। हाथरस मांगे हैदराबाद मॉडल, बलरामपुर में भी निर्भया, आजमगढ़ की गुड़िया मांगे इंसाफ, बागपत में भी कलंक, सड़क पर कांग्रेस। 2020 के भारत की ऐसी दशा देखकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। शासन, प्रशासन और सत्ता की बातें बेमानी लगने लगती हैं। क्या भगत सिंह, राजगुरु, गांधी और नेहरू ने ऐसा ही भारत हमें विरासत में दिया था, जहां बहन और बेटियों की हैसियत एक मांस के टुकड़े से ज्यादा नहीं? वसुधैव कुटुंबकम वाले देश में बेटियां महफूज नहीं। हम मंगल पर पहुंचे लेकिन बेटियों का मंगल नहीं। देवी दुर्गा के देश में हर 15 मिनट में होता है एक रेप। निर्भया कांड के बाद भी नहीं जागी कोई सरकार। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, यूपी से लेकर राजस्थान तक, हर जगह हैवानियत की हदें पार। कब जागोगे सरकार? बेटी के लिए बेटी के बीच हम डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले 3 बड़ी खबरें। एसआईटी की टीम आज फिर पीड़ित परिवार से करेगी बात। हाथरस में है एसआईटी की टीम, हाथरस कांड की एसआईटी जांच का है आज दूसरा दिन। 7 दिन के अंदर एसआईटी को रिपोर्ट देनी है, आज दूसरा दिन है, यानी 5 दिन एसआईटी के पास बचे हुए हैं। हाथरस में मौजूद है एसआईटी की टीम। एसआईटी की टीम को यह पता करना है
कि क्या वाकई में जो अंत्येष्टि की गई है आनंद फानंद में की गई। एसआईटी को टीम को यह पता करना है कि पीड़िता के घर वालों की जबान वाकई में बंद करने की कोशिश हुई है क्या। लेकिन इन सभी खबरों के बीच आप हैरान रह जाएंगे, पीड़िता के गांव में प्रशासन ने नाकेबंदी कर दी है। 31 अक्टूबर तक पीड़िता के गांव कोई जा ही नहीं सकता। पीड़िता के गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। हाथरस जिले में धारा 144 लागू की गई है। पीड़िता के गांव जाने के जितने भी रास्ते हैं सभी को सील कर दिया गया। पीड़िता के गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। पीड़िता के गांव में जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। मेरे ख्याल से अभी यहीं पर हमें डिबेट ओपन कर देनी चाहिए, यहीं पर डिबेट ओपन करें। मैं साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका तारुफ करा दूं, इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मैं बहुत जिम्मेदार लोगों में है। रेणु भाटिया है मेरे साथ, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है और मेंबर है विमेन कमीशन की। मैम, आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया। अनुज यात्रे हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और अनुज यात्रे सबसे बड़ी बात यह है खुद बहुत संवेदनशील हैं, समाज को लेकर के सोचते हैं। लेकिन हां अनुज यात्रे जी, याद रखिएगा आपसे भी मैं कई ऐसे सवाल करूंगा जो कांग्रेस को भी शूल की तरह चुभेंगे और चुभने चाहिए। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अतुल सक्सेना जी, आपसे मेरी कल भी बात हो रही थी, आप भी बहुत मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो लाल टोपी लगा करके वीडियो अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे। आपसे भी कर्कश सवाल होंगे, तैयार रहें। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और स्पोक्स पर्सन है। लेकिन रेणु भाटिया से मेरा पहला सवाल, मैम अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं किस बात का डर सता रहा है। पीड़िता के परिवार की नजरबंदी कर दी गई, इलाके की नाकाबंदी कर दी गई और शहर की घेराबंदी कर दी गई। ये नजरबंदी, नाकाबंदी, घेराबंदी करके बीजेपी की सरकार करना क्या चाहती है, छिपाना क्या चाहती है यूपी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात की शुरुआत ऐसे करूंगी कि हमें बेहद अफसोस है कि इस तरह की घटना घटी है और परिवार के साथ पूरी संवेदना है हमारी। दूसरी बात, आपने जिस तरह से पूछा किस प्रकार का भय सता रहा है, तो मुझे लगता है शायद ये इस प्रश्न को अगर हम ऐसे लें कि अब परिवार की सुरक्षा और परिवार का जो है किस तरह से उनको और चोट ना पहुंचे लोगों की बातों से या समाज उनकी तरफ इस तरह से ना प्रश्न करे, उस बात को भी अब हमें देखना है। स्थिति को संभालने के लिए वो संवेदनशीलता अब हमें सोचनी है। तो दोनों तरफ की बातें हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो लड़की के साथ हुआ है, हमारी उस बेटी के साथ, वो बहुत घिनौना अपराध था और यूपी सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि वो जो है दोषियों को सजा देगी और जल्द से जल्द सख्त सजा देगी। और आप जानते हैं कि अब सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, इस तरह के मामलों के लिए बहुत संवेदनशील भी है और सजा के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट भी है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें अगर सोचे देख लेते हैं, मैम एक काम कर लेते हैं। आप ये कह रही हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं आप लोग लोगों को किसी बात का डर नहीं सता रहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दो बयान सुनाता हूं आपको मैं। एक पीड़िता के घर वालों का, पीड़िता के पिता का बयान है, कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं और किस डर में जीने को मजबूर हैं वो सुने आप भी यही कह रही हैं, सीएम साहब भी यही कहते हैं कि इंसाफ दिला करके रहेंगे, लेकिन डीएम साहब कैसे डरा रहे हैं। पहले पीड़िता के परिवार को सुनाएं, पीड़िता के पिता को पहले सुनाएं, उसके बाद मैम से फिर दोबारा बात होगी। आ सकते हैं क्या घर में? ना मना कर दीजिए तो मुझे आवाज बिल्कुल मत दो। आपकी आवाज को दबाया जा रहा है? हाँ, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। अभी आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? आप डर महसूस कर रहे हैं? डर तो लग रहा है। क्या कहते और ये जो जांच कमेटी इन्होंने बिठाई है, इससे खुश हैं क्या? जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कहा कहते मेरी सीबीआई जांच होनी। रेणु भाटिया जी, सुना आपने, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। यूपी की पुलिस पर भरोसा है ही नहीं। यूपी पुलिस तो आप ही लोगों के अंडर में है, यूपी सरकार के अंडर में है। अब आप क्या कहेंगी? यह है संवेदनशीलता की हद। अब बोलें। देखिए, जिस तरह की परिस्थिति से परिवार इस समय गुजर रहा है, नो डाउट वो इस समय जरूर सहमा हुआ भी होगा, डरा हुआ भी होगा, परंतु डर की डेफिनेशन शायद मुझे लगता है थोड़ा सा हमें उनको
सहयोग करना चाहिए, उनको बोल्ड करना चाहिए, उनको हिम्मत दिलानी चाहिए ऐसे नाजुक समय में कि उनको किसी भी प्रकार की किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके चैनल पे ऑन एयर इसी बात को इसलिए बोल रही हूँ कि उनको थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी, उनके साथ पूरी तरह से न्याय। No, please try to understand the language I want to explain. उनके साथ पूरी तरह से न्याय होगा, उनको किसी प्रकार से किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी ने कोई नाजायज भी किया होगा, कहा भी होगा, तो उस चीज की भी पूरी जांच होगी और ईमानदारी से जो SIT बिठाई गई है, ईमानदारी से जांच होगी। और आप कह रही हैं कि ईमानदारी से जांच की जाएगी, आप ये कह रही हैं कि पूरी तरह से संवेदनशीलता दिखाई जाएगी। सुरक्षा इसलिए दे रहे हैं। मैम क्या है ना, आप तो पैनल में कह रही हैं, आपकी नेक नियति पर मुझे कोई शक नहीं है। मुझे हो सकता है बहुत बार बड़े बड़े नेताओं की भी नेक नियति पर शक ना हो, लेकिन मुझे शक है डीएम पर। अब डीएम किस तरह से कह रहे हैं और डीएम धमका कैसे रहे हैं कि अपनी आवाज को बंद करो, मीडिया वाले अभी हैं, आधे चले गए हैं, आधे चले जाएंगे, हम तो यहीं पर रहेंगे। ये धमकी भी सुनिए, सुनाया जाए, डीएम साहब की धमकी सुनाई जाए। विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल काम। तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। मैम बड़ी अजीब सी बात है, डीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि अपनी विश्वसनीयता खत्म मत कीजिए, मीडिया वाले अभी हैं, कल को चले जाएंगे, हम तो यहां पर रहेंगे। ये तो इनडायरेक्ट तरीके से धमकी दी जा रही है मैम। नहीं, आपकी बात को मैंने डीएम साहब की जो वर्जन है उसको भी सुना, बिल्कुल तरीके से सुना, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस बात की भी पूरी पूछताछ होगी कि उन्होंने इस तरह के शब्द उस समय किस हालात में, किस माहौल में कहे। यदि तो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहे कि थोड़ा सेफ्टी बरकरार रहे, क्योंकि ऐसे समय में आप देखिए कि जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो एकदम हजूम इकट्ठा हो जाता है, कौन किस तरह की हरकत उस समय कर दे पता नहीं लगता, एकदम बवाल इकट्ठा हो जाता है। नहीं होते। नो, वी आर नॉट जजमेंटल। आई वांट टू टॉक ऑन बोथ द पार्ट्स। आई वांट टू टॉक ऑन बोथ द पार्ट्स कि ऐसे हालात थे, किन हालातों में डीएम नहीं है, डीएम नहीं, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो रहा है, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो रहा है। परिवार को सुरक्षित, परिवार को हम सुरक्षित रखें। मैं बहुत इज्जत आपकी करता हूँ, इस समय उनको एक महिला होने के नाते बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस तरह से आप जजमेंटल हो रहे हैं और जिस तरह से आप कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, नो मैम, नो मैम, नहीं, ये जजमेंटल यहाँ पर आप नहीं मैम, नहीं मैम, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आप जजमेंटल है मैम। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ये मैं जजमेंटल होने की बात आपके पास आता हूँ, मैं एक बार राउंड अप में बाकी भी गेस्ट उनके पास भी जाने दीजिए। मैम मुझे बाकियों के पास जाने दें, बहुत सहारा, मैम मुझे बाकियों के पास जाने दें, मैम मुझे बाकियों के पास जाने दें। अनुज यात्रे भी हैं मेरे साथ में। अनुज यात्रे जी, अनुज यात्रे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और मेरा तो यह मानना है कि बजाय इसके कि बंटवारे के इशू पर राजनीति की जाए, अगर एक पीड़िता के इंसाफ के लिए राजनीति की जा रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जानते हैं आज की तारीख में इसे धक्का मार राजनीति का नाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस गए, बहुत अच्छी बात है, जाना ही चाहिए। बलरामपुर भी जाएं, आजमगढ़ भी जाएं, इसके अलावा और भी जहां जहां पर गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं जाएं। लेकिन राजस्थान के अजमेर, बारां, बांसवाड़ा, सीकर, जयपुर, धौलपुर, सिरोही, 24 घंटे में 18 रेप की वारदातें। राजस्थान के इन इलाकों में ये भाई बहन कब जाएंगे? अनुज यात्रे, देखिए राशिद जी, बहुत अच्छी बात है कि आज देश कांग्रेस को विपक्ष में रहते हुए भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ही उम्मीद करते हैं कि वो हर रेप के विक्टिम के साथ जाके उनके दुख दर्द में खड़े हों। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यही चाहते हैं, यही बार बार मांग करते हैं और हमारे मीडिया के प्रमुख लोग भी यही मांग करते हैं। मैं कहता हूं ये अच्छी बात है, उम्मीद उसी से की जाती है कि जो कुछ करता है, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके मंत्रियों से तो किसी को उम्मीद ही नहीं है। बता दीजिए कौन सा उत्तर प्रदेश का मंत्री या कौन सा सांसद, कौन सा विधायक वहां पर उनके दुख में शामिल हुआ। आप राजस्थान की बात करते तो चलिए, राहुल जी तो चले जाएंगे, देश भर में लगभग 500 से ज्यादा केस रोज रजिस्टर्ड हो रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी डेली जो है 500 पीड़ितों से जाकर के मिले, तो कोशिश करेंगे वो मिलेंगे, क्योंकि राहुल जी से अपेक्षा की है, राहुल जी ही जाते हैं तो आज देश अपेक्षा करता है। लेकिन ये बता दीजिए कि कौन से हमारे मंत्री और सांसद सरकार में जो बैठे हैं, ये बता दें किसके पास गए? क्या हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, मुख्यमंत्री जी को जाना नहीं चाहिए? वहां के सांसद को, वहां के विधायक को, उधर से उस जिले से मंत्रियों को नहीं जाना चाहिए उनके दुख में शामिल होने? किसी पीड़ित के साथ कोई अपराध हुआ है,
और उनके साथ जाके जानते हैं, अगर कोई नेता खड़ा होता माफ है कीजिएगा, मैं तो क्या बहुत ही- उनका हौसला नहीं मैं बहुत बढ़ता? ही- क्या मेरी उनका बात सुनिए। मनोबल नहीं बढ़ता? क्या उनके दुख में अनुजाते शामिल जी, होते हैं समाज अनुजाते के लोग? जी, मैं आपको आज से नहीं सालों से जानता हूं। आप एक बहुत संवेदनशील नेता हैं और बिना तथ्यों की आप बात नहीं करते हैं, और जहां पर वाकई में आपकी पार्टी को आईना दिखा दिया जाता है वहां पर आप ईमानदारी से मान भी लेते हैं। एक ट्वीट दिखाता हूं मैं। पीसीआर टीम, क्या हम अशोक गहलोत का ट्वीट दिखा सकते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट एक बार पूरी स्क्रीन पर दिखाएं आप, क्योंकि इस ट्वीट को पढ़ने के बाद मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। कांग्रेस के नेता शर्मिंदा होंगे या फिर नहीं, यह मैं अनुज यात्रे से पूछूंगा। अनुज यात्रे जी, स्क्रीन पर एक ट्वीट चल रहा है मेरे बाईं तरफ, और आप भी जब बोल रहे थे आपके बाईं तरफ चल रहा था। ये ट्वीट क्या कहता है सुनिएगा आप। 12 को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या कहा सुने। 12 में बालिकाओं ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने दिए 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने और खुद की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। लड़कियों का मेडिकल भी कराया गया और जांच में सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं। जांच आगे भी जारी रहेगी। अरे, आपके मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं अपनी मर्जी से लड़कियां घूमने गई थी, और उनका इशारा तो ये है अपनी मर्जी से घूमने गई थी, हादसा हो गया तो हम क्या करें। ये तो अभी ज्यादा शर्मिंदा करने वाला है अनुज यात्रे। नहीं, देखिए राशिद जी, सुन लेना चाहिए। अशोक गहलोत साहब बहुत जिम्मेदार नेता हैं और बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हैं। बहुत वर्षों से जो है कई उन्होंने टर्म्स अपने मुख्यमंत्री के काल में रहे हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये इस चीज को वो भी जानते हैं कि आजकल देखा गया है, आप भी इन चीजों को देखते हैं, कई बार कानून की आड़ में कहीं ना कहीं लड़कों के साथ भी प्रताड़ना होता है। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे लड़कियों के साथ हादसे होते हैं। लड़कियां जो हैं हमारी देश की जो हैं कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ आज भी अत्याचार हो रहे हैं, और लगातार जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम्स हैं उनकी वारदात में बढ़ोतरी होती जा रही है। घटना चाहिए, लेकिन एक तरफ आईने का दूसरे पहलू ये भी है कि हम ये भी देखते हैं कि आप अदालतों में चले जाएं, थानों में चले जाएं, कितने ऐसे कई बार मामले आ जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं किसी और सोच के विपरीत जो है किसी को फंसाने के लिए भी मामले दर्ज हो जाते हैं। जानते हैं, मैं तो यहीं क्या पर बड़ा दुखी हो जाता हूं अनुज यात्रे, मैं यहीं पर दुखी हो जाता हूं। मैंने रेणु भाटिया को भी यही बात कही थी, मुझे ना जजमेंटल होना पसंद नहीं है, मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करना पसंद नहीं है, और जहां पर इतना संवेदनशील मसला होता है ना, वहां पर मैं अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। अब मैं आ जाता हूं समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना पर। अतुल सक्सेना जी, लाल टोपी लगाए समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को हमने देखा किस तरह से यूपी से लेकर के हाथरस तक बवाल कर रहे थे, बवाल काटे जा रहे थे। वीडियो अपॉर्चुनिटी और फोटो अपॉर्चुनिटी के अलावा आप लोगों ने कुछ मजबूत भी किया है क्या? काश की किया होता, काश की सिर्फ नारे ना दिए होते, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां पर कम है। काश कि आपके सुप्रीमो ने यह ना कहा होता लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं, तो आज यूपी को ये दिन ना देखने पड़ते। देखिए राशिद जी, जो आप लाल टोपी वालों की बात कर रहे हैं, ये लाल टोपी वाले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, ये हर जुर्म जाति की टक्कर में हमेशा खड़े होते आए और हमेशा खड़े होते रहेंगे। और जो आपने कहा बवाल काटने वाली बात, ये बवाल नहीं काट रहे हैं। अरे राशिद भैया, ये जो है ना मामला जो है इतना संवेदनशील है और इतना अमानवीय जो घटना हुई है, लोगों के मन इतना आहत है कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं। और उसके बाद भी जो डीएम जो ये कहता है, ये जो दबाव में कहता है इस नौकरशाही को क्या हो गया है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये धारा 144 लगा सकते हैं, पर आप ये बताइए क्या किसी को डराना धमकाना? अरे एक पाप तो इस डीएम ने ये कर दिया कि उस बच्ची को रात के अंधेरे में हिंदू संस्कृति के विपरीत जला दिया, और दूसरा पाप ये कर रहा है कि उसके परिवार को, शोकाकुल परिवार को जो डराने धमकाने का जो कार्य कर रहा है, इससे अफसोस और ज्यादा क्या हो सकता है। अरे जब 144 लग सकती है तो मैं कहता हूँ इस डीएम के ऊपर क्यों नहीं 506 लग जाती है। इस सवाल का जवाब मुझे वाकई में अभी, हाँ ये सवाल जायज है मेरे ख्याल से। इससे पहले कि मैं कुलदीप कुमार के पास में चलूं, रेणु भाटिया, आई नीड योर रिबटल। आपको रिबट करना चाहिए और बताएं आप, नजरबंदी, नाकाबंदी, घेराबंदी, मोर्चाबंदी करके आप लोग क्या छिपाना चाहते हैं? छिपाना क्या चाहते हैं आप? 31 अक्टूबर तक नाकाबंदी, ये तो अजीब सी बात है। पीड़िता के परिवार से कोई मिल ही ना सके, ये तो अजीब सी बात है। हाँ, राशिद, मैंने बिल्कुल शुरुआती तौर पर एक ही लाइन कही थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि
परिवार की सुरक्षा और इस हजूम से परिवार को कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जब एक इस तरह से हजूम इकट्ठा हो जाता है, पता नहीं लगता कि कौन उसमें से किस तरह की बात करेगा। आपने देखा पिछले कई जब हादसे होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट पे हुए हों, जब मॉब इकट्ठा हो जाता है तो कोई ना कोई इस तरह की मिसहैपनिंग का डर रहता है। तो परिवार की सुरक्षा, एक मिनट राशिद, मेरी बात पूरी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, शायद आपको उसमें से मीनिंग निकल जाए। हाँ, मैं इसलिए सिर्फ कहूंगी क्योंकि परिवार की सुरक्षा भी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, डीएम के साथ क्या हमने बात करनी है, उनसे पूरी जांच उनके साथ क्या होगी, ये एक सब्जेक्ट है और ये एक स्टेप पीछे भी हो सकता है, परंतु इस समय परिवार को सुरक्षित करना, परिवार को बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, वेरी बिग ब्रेकिंग न्यूज, और हमारे जैसे लोग बहुत बड़ी खबर। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया है संज्ञान। हाईकोर्ट ने एसीएस होम डीजीपी डीएम से मांग लिया है जवाब। अगर सुओ मोटो हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ले लिया है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये मंत्री से लेकर के संतरी तक, डीजीपी से लेकर के डीएम तक अगर जवाब मांग लिया है सुओ मोटो एक्शन लेते हुए। और हां, मैं एक बात चाहूंगा कि मेरी एडिटोरियल टीम जो है ये पीड़िता का ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकाल करके रखे। कल भी हमने दिखाया था, परसों भी दिखाया था। इंडिया न्यूज ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिखाने वाला पहला चैनल है। तुरंत ही पीड़िता ने मौत से पहले जो बयान दिया है वो मुझे निकाल करके दें, क्योंकि उसे लेकर के मुझे कुछ बातें करनी है। कुलदीप कुमार जी, ये तो एक बड़ी खबर हो गई। रेणु भाटिया जी, दोबारा आपके पास आ रहा हूं। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं और स्पोक्स पर्सन हैं। कुलदीप कुमार, अब जाकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाते हुए कि ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, गैंगरेप हुआ ही नहीं, रेप हुआ ही नहीं, जीप काटी ही नहीं गई, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, कानूनन अगर किसी पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है तो क्या वो मायने नहीं रखता? अगर पीड़िता ये कह रही है डाइंग डिक्लेरेशन में कि मेरे साथ गलत तरीके से जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, उसकी आवाज की लफ्जिश बता रही है कि उसकी जबान कटी हुई है, क्या इस डाइंग डिक्लेरेशन की कानूनी कोई वैल्यू नहीं है क्या कुलदीप कुमार? राशिद हाशमी साहब, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये 14 तारीख की घटना है और जब 29 तारीख को उस बेटी की मृत्यु हो जाती है, उसके बीच में इनको 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल कराना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं कराया उस मेडिकल को, और इन लोगों ने उस मेडिकल रिपोर्ट को नहीं कराया। अगर इनको जो जिसकी बात कर रहे हैं उसका रेप हुआ था या नहीं हुआ था, ये उसकी डेथ होने के बाद पता लगा, उसकी बॉडी को जलाने के बाद पता लगा। क्या इसी तथ्यों को छुपाने के लिए रातों रात यूपी गवर्नमेंट ने उस बेटी की बॉडी को बिना घर वालों को सौंपे हुए जलाने का काम किया? क्या यही वो तथ्य को छुपाना चाहते थे? आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आके बोलते हैं कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था। वो बेटी जो उस वक्त जब वो मृत्यु के स्टेज पे खड़ी थी, जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ, वो जब उसके जो बयान आप सुनाइएगा टीवी पर, उस बेटी ने कहा है कि मेरे साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया। उसने उनके नाम भी लिए हैं, 2 लोग भाग गए, उसने ये भी उसमें बताया। तो उसके बयानों के तथ्य के आधार पर अगर इन्होंने देरी करी मेडिकल कराने में, तो तुरंत प्रभाव में उनके ऊपर मुकदमा करके उन लोगों को जेल में डाला जाए जिन्होंने मेडिकल कराने में देरी करी। दूसरी बात ये, रात के 3 बजे बेटी के शव को जलाया जाता है। अगर वो बेटी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक बात है। अगर वो बेटी रेणु भाटिया जी, एक और चीज दिखाता हूं मैं। हाँ ठीक है सर, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है। रेणु भाटिया जी, अब टीवी स्क्रीन पर आपके लिए कुछ और भी आ रहा है। मामले में आप भी अपनी दलील दे रही हैं, सरकार की दलील है, प्रशासन की दलील है, लेकिन एक तस्वीर यह भी है कि किसी को भी परिवार से मिलने नहीं दिया गया। निर्भया मामले में वकील रही सीमा कुशवाहा, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, उन्हें रोक दिया गया। सीमा कुशवाहा ने समझाया कि परिवार की तरफ से केस लड़ना चाहती हैं, लेकिन एडीएम ने साफ कहा कि आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। एक बार सुनाएं, ऑडियो आप करें। मर्यादा में बात करिए मैडम, मर्यादा में बात करिए, आप भी मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, किसी महिला को मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। आगे ज्यादा हमें भी बोल जाता है, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। बात करेंगे आप सही बात करेंगे, क्यों? गांव से पहले ही सीमा कुशवाहा को बैरिकेडिंग पर रोक दिया गया और उसके बाद इस बीच सीमा और एडीएम में तीखी बहस हुई और झड़प की नौबत आई जो आपने देखा। नतीजा ढाक के 3 पात्र रहा। सीमा कुशवाहा पीड़ित परिवार से मिलने जा ही नहीं पाई। रेणु भाटिया जी, कौन सा लोकतंत्र है ये, कौन सा रामराज है ये, कौन सा सुशासन है? एक वकील जाकर के खुद ये कहना चाहती हैं कि देश की एक
पीड़िता निर्भया का मैंने केस लड़ा है और हाथरस के निर्भया के परिवार वालों का मैं साथ देना चाहती हूं। उससे पहले एडीएम इतनी बदतमीजी करने लगे, इतनी बदसलूकी करने लगे, अपने आप को समझती क्या है, धमका रहे हैं एडीएम आपके। रेणु भाटिया, एडीएम को देखा कि नहीं आपने? नाम बताऊं क्या मैं? एडीएम का नाम है राशिद। हाँ, एडीएम का नाम है प्रेम प्रकाश मीणा। मैंने सभी वर्जन सुने राशिद, मैंने सभी वर्जन सुने, एडीएम के भी सुने, लोगों के भी सुने, और पुलिस किस तरह से उनको रोक रही है वो भी सब सुना। और सीमा जी एक बहुत अच्छी एडवोकेट है, मैं उनको नमन करती हूं कि उन्होंने निर्भया का केस भी लड़ा और उनको बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, और उन्होंने इस केस को लड़ने की भी अपनी मंशा जताई है। मैं समझती हूँ कि बहुत नेक काम कर रही है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार, एक मिनट राशिद, परिस्थिति के अनुसार और उस समय जितने लोग वहां मौजूद थे, उस सुरक्षा घेरे के अनुसार, उस समय मुझे लगता है किसी का भी वहां जाना सुरक्षित नहीं था। मेरे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अनुजात्रा, यू में कमेंट, उसके बाद मुझे ग्राउंड जीरो पर चलना है। मैं हम बहुत तेजी के साथ में चलेंगे, देखिए क्योंकि आप सभी से मैं चाहूंगा, आप सभी से मेरी गुजारिश है, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। ओके मैम, आप सभी से मेरी गुजारिश है, चाहे अनुजात्रे हो, रेणु भाटिया, अतुल सक्सेना, कुलदीप कुमार, आप चारों ही लोग मेरे साथ में 12 बजे तक बने रहेंगे, क्योंकि आप चारों ही लोग देश की बड़ी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप चारों ही बहुत जिम्मेदार लोगों में से एक हैं। अनुजात्रे, आप रिस्पॉन्ड करें, उसके बाद मुझे ग्राउंड जीरो पर भी जाना है। अनुजात्रे। देखिए राशिद भाई, मैं अभी रेणु जी की बात पर ही मैं बात आगे बढ़ाऊंगा कि बिल्कुल ये ठीक किया, रेणु जी ने स्वीकार किया कि जब से इनकी सरकार आई है कि उत्तर प्रदेश इतना सुरक्षित हो गया है कि कोई किसी प्रदेश के कोने में जा नहीं सकता। आखिर कौन सी वहां पर हाथरस में जंग लड़ी जा रही है, कौन सा वहां पर भारत और पाकिस्तान या भारत चाइना का वहां पर कोई आमना सामना हो रहा है कि वहां पर कोई जा नहीं सकता? कौन सी ऐसी सुरक्षा हो गई है? क्या वहां पर दंगे हो रहे हैं? क्या आप लोगों ने वहां पर हिंदू मुसलमानों के दंगे करवा दिए हैं, सांप्रदायिक दंगे करवा दिए हैं, या कोई लड़ाई चल रही है? कौन सा वहां पर? अरे वो संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं, किसी के पीड़ित के यहाँ इतनी बड़ा हादसा हो गया है, दर्दनाक हादसा हो गया है, आपने उनके साथ वैसे आपकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, सुन लीजिए रेणु जी, बीच में ना बोलिए, सुन लीजिए, आपके बीच में प्लीज इनको रोकिए, ये एक नया सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। आपने स्वीकार किया, उस चीज को, आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी बात को ही हम भी स्वीकार करेंगे। हमारी एक देश मतलब आप अपने पुलिस पर, अपने प्रशासन पर जो यकीन नहीं है, ग्राउंड जीरो लेकर के चलते हैं। अनुजात्रा रुके, रेणु भाटिया रुके, ग्राउंड जीरो चलते हैं पीएन शर्मा के पास। पीएन शर्मा, नाकाबंदी, घेराबंदी क्यों की गई है? 31 अक्टूबर तक ये नौबत क्यों आन पड़ी कि प्रशासन को ये आज की तारीख में लगता है कि पीड़िता के परिवार से किसी को भी मिलना नहीं चाहिए? तस्वीर दिखाएं, बात करें, अधिकारियों से बात करें, उन्होंने ऐसा क्यों किया? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो अधिकारियों ने किया वो ठीक था या गलत था, कुल ये रहा कि जो लापरवाही थी उसको बचाने का प्रयास था और सभी कुछ एकदम प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसे वो अभी कहा गया था कि आतंकवादी का कोई देश हो, ऐसे उसमें प्रतिबंध किया गया, चप्पे चप्पे में फोर्स लगाई गई। मैं आपको एक दूसरी, उसी के पास में, बॉर्डर के पास में ही आपको दूसरी जगह ले आया हूँ। यहाँ पे ये ठाकुर लोगों ने अपना आंदोलन किया हुआ है, ये सभी लोग उस पर धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके धरने पे बैठे हुए हैं सभी, और इनका सीधा सा वही आरोप है कि जो जांच होनी चाहिए थी वो सही जांच होनी चाहिए थी, लड़कों को फंसाया गया है वो गलत फंसाया गया है। ये पहली बार एक आवाज आज उठी है, ये आवाज उठाई जा रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, और अपने साथी से चाहूंगा कि वो दिखाएं आपको। और ये देखिए आप सभी, पूरा एक आंदोलन है, आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं सभी लोग, धरने पे बैठे हुए हैं। बड़ा ठाकुर समाज है जो धरने पे बैठा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे सभी को। अच्छा, मैं चाहूंगा किसी से शासन ने धारा 144 लागू की है, लेकिन यहाँ पर ये कौन, ये क्या दलित समाज के लोग हैं? ये दलित समाज के लोग हैं पीएन शर्मा? नहीं, ये ठाकुर समाज है। ये जानना चाहेंगे क्या है, क्यों कर रहे हैं आप लोग आंदोलन? जल्दी लाइव चल रहा है, आप तो बताइए। देखिए, आज आंदोलन जो हो रहा है 14 तारीख को भूलगढ़ी के गांव में, जो मनीषा बहन के लिए जो क्षत्रिय समाज के लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, सबर समाज के लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, वो पूरी तरह से निराधार है, उसका कोई तथ्य नहीं है, पूरी तरह बेबुनियाद है।
दूसरा, मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं जो यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं। सांसद जी कहते हैं छिक छिक के मैं दलित हूँ, मैं दलित हूँ, मैं दलित परिवार के साथ हूँ। क्या आपको वोट सवर्णों ने वोट नहीं दिया? केवल आपको दलितों ने सांसद बनाया तो आपके लिए? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पीएन शर्मा, ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और पीएन शर्मा, आपने बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है, आप यहीं पर रहे हैं। पीएन शर्मा, आप यहीं पर रहे हैं और आपके पास दोबारा लौट करके आता हूं। ये राजपूत समाज के लोग हैं जिनका ये कहना है कि बेहद शरीफ लोग हैं और इनके लिए इंसाफ की कोई बात ही नहीं कर रहा। जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, ये तो दलितों का नाम ले रहे हैं। इनमें से दलित सांसद हैं, दलित विधायक हैं। क्या ये विधायक हमारे नहीं हैं? हमारी बात करने के लिए कौन आगे आएगा? यानी रेप को यहां पर भी राजनीति के बीच घसीट करके रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन और हम ये क्यों कह रहे हैं कि इंसाफ मरा हुआ है? क्योंकि सीएम और डीएम के बीच मामला जब उत्तर प्रदेश का फंस करके रह जाए तो आप क्या कहेंगे? सीएम समझाएंगे, डीएम धमकाएंगे, राहुल धक्का खाएंगे और गहलोत ट्वीट करते रह जाएंगे। ये 4 नई तस्वीरें हैं जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। अब सीएम के समझाने का मतलब यह है, सीएम की तरफ से एसआईटी का गठन कर दिया गया और यह कहा गया है कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन डीएम ये कह रहे हैं डर करके रहो, मैं यहां पर हूं, मीडिया वाले कल को चले जाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने राजस्थान में 12 की घटना को लेकर के जिस तरह का शर्मनाक ट्वीट किया है, उससे कांग्रेस भी सवालों के घेरे में है। और राहुल धक्का मार पॉलिटिक्स या धक्का खाने की पॉलिटिक्स के बाद अब क्या करेंगे? अगली तस्वीर, क्या यूपी में इंसाफ और कानून को कोरोना हो गया है? तस्वीर यहां से बदलें। क्या कानून को कोरोना हो गया है? क्या सिस्टम को कोरोना हो गया है? क्या सोच को कोरोना हो गया है और सियासत को कोरोना हो गया? ये हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें जो दिखा रहे थे लेकर के आइए। 2 तस्वीरें लेकर के आइए। आज 2 अक्टूबर का दिन है, यानी गांधी जयंती का दिन, और हम सवाल ये कर रहे हैं कि बापू तेरे देश में क्या बिटिया लाश के वेश में ही रहेगी? बापू आपके देश में, जहां पर आप ये कहा करते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, यानी जो दूसरों का दर्द जाने वही वैष्णव का जन है, वही भगवान का इंसान है। लेकिन बापू आज 2 अक्टूबर के दिन, यानी आज गांधी जयंती के दिन, इंडिया न्यूज सवाल करता है सभी से, बिटिया लाश के वेश में अगर है तो फिर जवाब तो कईयों को देना पड़ेगा ना। अगली तस्वीर टीवी स्क्रीन पर लेकर के आइए। वो तस्वीर जो कि यहां पर नहीं, ये नहीं, जहां पर हमने दिखाया था कि सिस्टम को भी कोरोना हो गया। क्या कानून को भी कोरोना हो गया? आगे हम लेकर के आएंगे। लेकिन हाथरस केस पर हाईकोर्ट के जवाब तलब पर प्रियंका गांधी ने कर दिया ट्वीट। हाईकोर्ट का आदेश आशा की किरण है, यह प्रियंका गांधी ने कहा। यूपी सरकार ने अन्याय किया, प्रियंका पीड़ित परिवार के साथ हुआ अमानवीय व्यवहार, यह कहना है प्रियंका गांधी का। हाईकोर्ट के जवाब तलब पर प्रियंका गांधी ने कहा हाईकोर्ट का आदेश आशा की किरण है। राजस्थान की भी ब्रेकिंग न्यूज निकाले, डाइंग डिक्लेरेशन भी निकाले। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल के साथ हुई बदसलूकी का विरोध किया। राहुल के साथ व्यवहार लोकतंत्र के गैंगरेप जैसा, राहुल गांधी के साथ हुई घटना शर्मनाक है, ये संजय राउत ने कहा है। और वहीं डाइंग डिक्लेरेशन निकालें, डाइंग डिक्लेरेशन मुझे चाहिए। संजय राउत को सुने पहले। पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख नेता मिलने जाते हैं तो जिस तरह से हमने टीवी पे देखा, कॉलर पकड़ा है राहुल गांधी जी का, धक्का मारा है, उसको गिराया है, ये एक तरह से इस देश के लोकतंत्र पर गैंग रेप है। इस गैंग रेप की भी जांच होनी चाहिए। रोकने की बात मैं मानता हूं कि वहां 144 लगा है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर से जिस तरह से बर्ताव किया है वहां की पुलिस ने, उसका समर्थन इस देश में कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे भी हैं। जो भी पैनल मेरे साथ में है उसे मौत से पहले पीड़िता का आखिरी बयान जरूर सुनना चाहिए और उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी सवाल होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो मेरे पैनल में बैठी है उनसे मैं सवाल करूंगा कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन सुनने के बाद और देखने के बाद भी वो यही कहेंगे कि हां गैंगरेप नहीं हुआ था और जो एक्यूज हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। मौत से पहले पीड़िता का अंतिम बयान। कौन दवा दिया बताओ? हाँ? मैं तुझे जबरदस्ती न करने जा रही पास। अच्छा, कहाँ दवाया बोला? चाबियों में से बताई। कहाँ से? लेते हाथों से? हाथों से। और भी कहीं छोड़ता है?
नहीं जी रहे जी गलत छोड़ो ना वाली। रेणु भाटिया जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपनी बात कह करके तो निकल जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो निकल जाएंगे, लेकिन ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत, बहुत बड़ा प्रूफ कहा जाता है किसी को भी फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए। और आप लोग तो खैर अभी भी बचाने की कोशिश कर रही हैं। अब इसके बाद मुझे ये बताएं, प्रवीण कुमार हाथरस के डीएम, विक्रांत वीर हाथरस के एसपी, पीयूष मोडिया अलीगढ़ रेंज के आईजी, प्रकाश कुमार हाथरस के एसपी, प्रेम प्रकाश मीणा हाथरस के एडीएम, इन 5 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन कब लेंगे आप? सिर्फ 5 अधिकारियों के खिलाफ व्हेन आर यू गोइंग टू टेक द फाइनल एक्शन मैम? देखिए राशिद, मैंने सबको बारी बारी सुना, आप बार बार उसको दिखा भी रहे हैं, ठीक है आपकी बात, लेकिन एसआईटी का जो गठन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। अभी आपने स्टार्टिंग में प्रोग्राम में एक स्लोगन बना दिया था। आप एकदम ठीक आप कह रही हैं कि एसआईटी का गठन हुआ है, लेकिन आपने सुना मैम पीड़िता क्या कह रही है? उसका ये कहना है कि गला दबाने की कोशिश की गई, मैं जबरदस्ती नहीं करने दे, मैं जबरदस्ती नहीं करने दे रही थी मैम। अपनी बात पूरी करने पर ही समझा पाऊं, अगर आप बीच में इस तरह से रोकेंगे तो मैं अपना वर्जन कैसे बताऊंगी राशिद? तो जो आपने योगी वर्सेस डीएम का बोला, इसीलिए एसआईटी गठित की गई है कि बिल्कुल इंसाफ की बात हो। डीएम की गलती है, डीएम का वर्जन गलत है, बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसमें क्या सच्चाई है, ये सारी बातें देखी गई। अब आप देखिए, इन्हीं के गांव के कुछ लोगों ने जब बताया कि इनका आपसी कुछ रंजिश था, 15 साल पुरानी रंजिश थी, उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए देखा जा रहा है कि ऐसा कौन हो सकता है। होल्ड, नहीं नहीं मैम, नो मैम, तरह की बात मैम नहीं, आई हैव एन ऑब्जेक्शन, आई हैव एन ऑब्जेक्शन। एक सेकंड, आप पूरी बात सुनिए। मैम 1500 साल पुरानी रंजिश है, तो आप जस्टिफाई करेंगी क्या? आप जस्टिफाई, नो मैम, नहीं, अतुल सक्सेना मस्ट कम, नहीं मैम, नो मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट, नेताओं ने एक बात बीइंग अ फीमेल, कि जिसने बीइंग अ फीमेल आपकी बहुत इज्जत है। नहीं मैम, नहीं मैं यहीं पर रुकूंगा आपको, नहीं, ऑब्जेक्शन, तो आप I have a strong objection, मैम। नहीं बार बार डिफरेंट अतुल सक्सेना, बोलेंगे तो अतुल सक्सेना अतुल सक्सेना आ जाए, अतुल सक्सेना बोले, अतुल सक्सेना वर्सेस रेणु भाटिया, हमें परिवार को हौसला देना है और सारी एसआईटी अतुल जी बोल सकते हैं आप, गठित है, बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए। सब दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। अभी राजस्थान, अभी आप राजस्थान के आंकड़े दे रहे थे राशिद, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे लगता है मैं बात पूरी कर लूंगी तो जवाब देने वाले के पास शायद कुछ जवाब भी बन जाए। मतलब ये नहीं है रेणु जी कि आप महिला होने के बाद महिला का दर्द ना समझें। अरे ये तो एडीजी ने अब एक नया शिगुफा, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा, मैंने कहीं महिलाओं के खिलाफ बात नहीं कही है। आप मेरी बात को रिवाइज करके देखें, मैंने बार बार कहा कि जिस बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई है उसको हम पूरा न्याय देंगे। कहीं पर भी मैंने ऐसे नहीं कहा कि बेटी ने गलत कहा है, मैंने कहीं पर भी इस तरह का वर्जन नहीं दिया। आप जबरदस्ती बात को घुमाकर, मेरे शब्दों को बदलकर आप जनता को गुमराह मत कीजिए, आप एक नए प्रॉब्लम को क्रिएट मत कीजिए। मैम चलिए अब एक और आईना दिखाता हूं राशिद, ये गलत चलिए एक और आईना दिखाता हूं, आप दोनों ही चुप हैं, अभी संजय राउत की मैं बात सुन रही 2012 में जब निर्भया कांड हुआ ना, अरे सुनिए ना मेरी बात, इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं आप लोग, असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? मेरी बात सुने आप, 2012 में जब निर्भया कांड हुआ ना, इसी तरह से निर्भया फंड का ऐलान किया गया और ये कहा गया कि निर्भया फंड के आधार पर ही जिन मजलूम या फिर जिन लाचार या जिस महिला, बेटी, बहन, बहू जिसकी भी अस्मत तातार होती है, तो उसके लिए ये फंड खर्च किया जाएगा और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि कानून का इंप्लीमेंटेशन हो, कड़े कानून का पालन कराया जाए, दोबारा से निर्भया कांड ना हो। लेकिन निर्भया फंड पर सरकारें कितनी फिसड्डी हैं और निर्भया फंड कितना जारी हुआ है और सरकारों ने क्या किया, आप देखें, आप सभी देखें। निर्भया फंड के नाम पर देशव्यापी जारी हुए 2012 से लेकर के अभी तक 3024 करोड़ रुपए, 2013 से लेकर के अभी तक 2024 करोड़ रुपए जारी हुए। खर्च हुए कितने? 1919 करोड़। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, जारी हुए 3024 करोड़, खर्च हुए 1919 करोड़, और राज्य कितने पीछे रह गए और राज्य कितने फिसड्डी साबित हुए हैं ये भी दिखाइए अभी तुरंत। निर्भया फंड किस राज्य ने कितना खर्च किया है? दिल्ली का भी आप देखें, दिल्ली 409.03 करोड़ रुपए मिले, लेकिन खर्च किया 352.58 करोड़। कुलदीप कुमार, आपसे सवाल होगा आगे। यूपी को मिला 324.98 करोड़,
खर्च किए 216.75 करोड़। तमिलनाडु को मिला 303.06 करोड़, खर्च किए 265.55 करोड़। कर्नाटक को मिला 191.72 करोड़, खर्च किए 13.63 करोड़। एक क्विक रिस्पांस दें कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। राशि जी, जो निर्भया फंड की आपने बात करी है, अगर निर्भया फंड पे किसी सरकार ने काम किया है तो निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल पे कह सकता हूँ कि आज दिल्ली की बसों के अंदर सीसीटीवी लगाए गए, हम लोगों ने पैनिक बटन लगाए, वहां पर मार्शल तैनात किए, जो डार्क स्पॉट एरिया थे वहां जगह जगह लाइटें लगाई गई है और निर्भया फंड के अंतर्गत ही वहां महिला सुरक्षा के लिए ये कदम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उठाने का काम किया है। राशि जी, मेरी एक बात पूरी होने दीजिएगा प्लीज। मेरा एक सवाल इनसे ये है, जो यार ये बैठी हुई है भाजपा की प्रवक्ता महोदय जी, ये बताएं कि महिला आयोग ने इसके अंदर, उत्तर प्रदेश की महिला आयोग ने इसके अंदर अभी तक क्या स्टेप लिया, उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की? ये महिला आयोग केवल शक्ल दिखाने के लिए है या वो दलित की बेटी के साथ भी खड़ा होगा? और दूसरी एक और सवाल मेरा ये है कि जो 44 की ये बात कर रहे हैं, रेणु भाटिया, अरुण जाटव, अतुल सक्सेना, कुलदीप कुमार, आप चारों ही मेरे साथ बने रहेंगे। 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। आप सभी को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। और हाँ, मैं चाहूंगा कि मेरा कोई भी गेस्ट एस्केपिस्ट ना बने। 12 बजे से पहले आप लोग ना जाएं, क्योंकि बड़ी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये 4 बड़ी पार्टियां मेरे साथ 12 बजे तक हैं। सवाल बहुत बड़ा यह है, जुबान की जुगलबंदी कब बंद होगी? सवाल बहुत बड़ा यह है, वर्दी की अंधेर गर्दी कब बंद होगी? नाकाबंदी, मोर्चाबंदी में इंसाफ को बांधकर कब तक रखेंगे? एक ब्रेक।